नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में। अगर आप बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, यानी आप सोच रहे हैं कि हमारा जो दूसरा पेपर है उसमें कौन-कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार जो रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज है, वहां से कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही बारीकी के साथ सब कुछ आपको बताऊंगा। जो सवाल वगैरह पूछे जाते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, यानी एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। मैं बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाने वाला हूं। आप सभी को यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आप जानने वाले। 2026, 27, 28 सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जरूरी है लेक्चर। आप किसी भी विश्वविद्यालय में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जन नायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, मां साकुम्भरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा आपका राम मनोहर लोहिया औद्ध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम आपको प्रश्नों को दिखाते हैं। सबसे पहले पेपर को दिखाएंगे और पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप पेपर देखिए, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में पूरा का पूरा आप चीजों को जब देख लेंगे पेपर, फिर उसके अंदर उसका पूरा सॉल्व सॉल्यूशन आपको करवाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो कहीं पर आपको भटकना नहीं। आप सबसे पहले देखें 2025 यानी अभी का पेपर है, कल परसों या 2-3-4 दिन पहले पेपर ही हुआ है, किसी विश्वविद्यालय का है। सोशियोलॉजी, सोशल मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, ठीक है। पेपर 2 है सोशियोलॉजी का, 2 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का पूर्णांक है। इससे पहले पेपर 1 मैंने आपको विस्तार से समझा करके दिया हुआ है, आपने उसको भी देखा होगा, कल की क्लास आपने देखी होगी, ठीक है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रम के अनुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखना है, यह भी बताया गया है। सेक्शन यानी खंडा की बात की जाए तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इस खंड से किसी 3 प्रश्न के उत्तर करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का एक प्रश्न है। वैसे यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा आज की वीडियो के माध्यम से। 10 अति लघु उत्तरीय, कम से कम 8 लघु उत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। वैसे इस पेपर में 5 ही हैं प्रश्न अति लघु उत्तरीय के, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा बढ़ा करके आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्न है पहला आपका, प्रश्न क्या आ चुका है, वैल्यू न्यूट्रली इन सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में मूल्य तटस्थता क्या है, इसके बारे में बताएं। क्या है बेटा, सामाजिक अनुसंधान में मूल्य तटस्थता के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है आपका स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं, पूरा आपको बताना है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ से प्रश्न, ये सारे प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाले आपकी परीक्षा में। इसके अलावा बार डायग्राम क्या है, दंड चित्र किसे कहते हैं। इसके अलावा आपका नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना जिसको कहते हैं हिंदी में, वो क्या है। तो शून्य परिकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा नहीं। अगला आपका देखेंगे, ये आपका ये अगले पेपर का आ चुका है, सेक्शन बी का। हाँ चलिए देख लेते हैं। यहाँ से आपका ये अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इफ 12 स्टूडेंट, यानी कि आपसे कह रहा है कि यदि बीए तृतीय वर्ष में समाजशास्त्र के 12 विद्यार्थियों ने 42, 54, 32, 61, 47, 59, 49, 18, 66, 61, 46, 63 अंक प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या होता है, समानांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपान एन, ठीक है। सिग्मा एक्स अपान एन होता है, यानी कि सिग्मा एक्स माने सिग्मा एक्स बटे एक्स, यानी कि एन कह लीजिए, ठीक है। सिग्मा एक्स माने क्या होता है, यानी जोड़, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 42, 54, 32, 61, 47 सभी को जोड़ लीजिए आपस में। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 संख्याएं हैं। 12 से भाग दे दो, सभी को जोड़ लीजिए और जो भागफल निकलेगा वही एक प्रकार से तृतीय वर्ष में समाजशास्त्र के 12 विद्यार्थियों ने, तो उसका माध्य क्या होगा, 12 से उसको काट दीजिए और जितना जोड़ करके 12 से काट दीजिए, आपका जो उत्तर निकलेगा वही आपका इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। या मैं चलिए यहीं पर जोड़ करके आपको दिखा दे रहा हूं। 42 और 54 कितना होता है, मैं ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है। देखो 42, 54, 32, 61, 47, इसको जोड़ता हूं। 7, 1, 8, 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14 और 2, 16 के 86 लाई 1, 5, 4, 9, 9, 9 और 3 कितना होता है, 9, 3, 12, 12, 12 और 6, 18, 18, 4, 22, 1, 23, ठीक है। 23, 236 यहाँ होगा, 236 और यह बात जोड़ लो, ठीक है। 49, 59, 49, 18, 66, 51 और 46, इसको जोड़ लीजिए आपस में, 6,
6 12 1 13, 13 8 कितना होता है, 13 8 21, 21 9 30, 30 और 9 कितना होता है 29, सॉरी 39, 39 के 9 हासिल है 3, 5 4 9 1 10, 10 6 16, 16 5 21, 16 5 21, 21 और 4 25, 25 3 कितना होता है 28, 289 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 289 और 236 जोड़ लो, 289 कैलकुलेटर होता है वैसे भी बहुत जल्दी होता है, 9 6 15, 5 हासिल है 1, 8 और 3 कितना होता है 11, 8 2 10 3, हाँ 11, 11 1 12 के 2 हासिल है 1, 2 2 4 1 5, 525, 525 को मिलाकर के आया, 12 से इसको भाग दे दीजिए, जो निकलेगा वही हो। अच्छा 46 के बाद में 63 तो जोड़ा ही ना हमने, 500 या 46 63 छूट गया आपका, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही संख्या हो, 63 तो भूल ही गया था, 63 भी जोड़ लीजिए। 525 प्लस में 63, 5 3 8, 6 2 8, 5, 588 है कुल मिलाकर के। ठीक है, तो 588 पूरा का योग हो गया, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी 12, काट लीजिए इसके, काटो भैया। ठीक है, ऐसे काट लीजिए, 2 6 को 12 और 2 दूना 4, ठीक है 2 दूना 4, 18 2 9 18, 2 चौको 8, ठीक है 294 यानी 6, 6 से काटो 6 का 36, 6 पंचे 30, 6 सत्ते कितना होता है 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 24 में कितना जोड़ेंगे 29 है, 24 में 5 जोड़िए 5 यानी 54, 54 का पढ़ा पड़िए कि 6 बार का पढ़ा पड़िए, 9 6 का 54, 6 9 54 49, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 9 54 49 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर उत्तर कितना आएगा आपका 49 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पेपर आपका सॉल्व हो गया। अब पेपर कैसे आपने सॉल्व किया, सीधा सीधा सबसे पहले देखिए 500 आपका 88 आ रहा है पूरे का योग। ठीक है, जब भी आपको ऐसे प्रश्न माध्य को निकालने के लिए बोला जाएगा तो माध्य आपको क्या निकालना है, जितनी संख्याएं दी गई हैं इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए, और कितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं से भाग कर दीजिए। जोड़ने पर 588 आया था, बटे में क्या कर देंगे 12 कर देंगे, 12 संख्याएं हैं, काट लोगे 12 से। ठीक है, 12 से काट लेंगे कितना आएगा आपका, 12 से काटेंगे कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 12 दूना 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48, 48 और कितना होता है 48 और 10 58, 108 वहां पर बच रहा है आपका, 10 यहाँ पर जुड़ गया, 12 नवैया 108, 49 उत्तर आपका आ जा रहा है। ठीक है, 49 आपका यहाँ पर उत्तर आएगा। तो ये इसे सवाल वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाते हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। तो ये माध्य आपका निकल गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लेवरेज। सेक्शन बी की बात की जाए तो इसमें लघु त्रिय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 225 शब्दों में, 250 शब्दों में, 200 शब्दों में लिखना होता है। इसमें भी कई सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा मैं भी। जस्ट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च इन सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र में सामाजिक अनुसंधान के महत्व का वर्णन कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। वही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा कलेक्शन, मेंशन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डाटा कलेक्शन। यानी कि आंकड़ा संग्रहण, यानी आंकड़ा डाटा इकट्ठा करने को लेकर के उसको आप क्या समझते हैं, डाटा इकट्ठा करने को क्या समझते हैं, डाटा संग्रहण या आंकड़ा संग्रहण, यानी इकट्ठा जानकारी को इकट्ठा करना को ही डाटा संग्रहण कहते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, आंकड़ा संग्रहण के लिए जो प्राथमिक स्रोत है या द्वितीयक स्रोत है वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। सब कुछ चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज द केस स्टडी मेथड, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ केस स्टडी। यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति होती है, इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक गांव, किसी एक समाज, किसी एक देश के बारे में रिसर्च होता है और डीपली रिसर्च होता है। ऐसे रिसर्च को हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताओं की व्याख्या भी हम आपको समझाएंगे, पूरा डिटेल से जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न अगला देखेंगे, क्लियरिफाई द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। यानी प्रश्नावली और अनुसूची में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताएं। दोनों जो होते हैं डाटा कलेक्शन की विधियां होती हैं, जानकारी प्राप्त करने की विधियां होती हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्ट राइटिंग, मेंशन द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट। प्रतिवेदन लेखन, यानी कि जब आपने कोई रिसर्च कर लिया, रिसर्च में आपने परिकल्पना भी दे दी, सब कुछ आपका हो गया, हाइपोथेसिस आपकी तैयार हो गई, पूरा विस्तार से सब कुछ आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होता है कि आपने क्या, कैसी घटनाएं हुई, क्या क्या आपने किया, सारी चीजें। तो रिपोर्ट लेखन से आप क्या समझते हैं, वही रिपोर्ट लेखन है। प्रतिवेदन उसी को कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में। शोध प्रतिवेदन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों इसको लिखा जाता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, डिफाइन मीडियन, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो डायग्राम।
आपसे कह रहा है कि इस टेबल से आपको माध्यिका निकालनी है। 20, 10, 1, 3 ये सब आपका पूरा लिखा हुआ है। माध्यिका को परिभाषित कीजिए, निम्नांकित तालिका से माध्यिका की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आप देखेंगे इस तरीके से आप यहां से गणना कर सकते हैं आराम से, ये चीजें दी गई हैं। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी आपका कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड। यानी आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको कम से कम जो है 475 450 शब्द उससे ऊपर ही लिखना है, ठीक है। 500 शब्द या 450 शब्द अलग अलग विश्वविद्यालय में बोला जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप देखिए पैटर्न अलग अलग हो सकता है अलग अलग विश्वविद्यालयों का, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे यही सब आते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। डिफाइन हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। प्राक कल्पना को परिभाषित कीजिए, एक अच्छी प्राक कल्पना के गुणों का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च डिजाइन, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। यानी आपसे कह रहा है शोध अभिकल्प क्या होता है, यानी प्ररचना जिसको कहते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा शोध अभिकल्प प्ररचना के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मैं बहुत ही बारीकी के साथ सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जितना कठिन आपको ये पेपर लगता है उतना ही सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। अगला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लेरिफाई द कंपैरेटिव यूटिलिटी ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, माध्य, माध्यिका और बहुलक की तुलनात्मक उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज द सैंपलिंग, डिस्कस द मेन पर्पस एंड मेरिट्स ऑफ सैंपलिंग। यानी प्रतिचयन क्या होता है, या प्रतिदर्शन या प्रतिचयन प्रणाली मतलब होता है जैसे कि कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु है उसका अध्ययन करना, तो उसका अध्ययन करना संभव नहीं होता है। ऐसे हम उसके किसी एक पार्ट का अध्ययन करते हैं और पूरे की विशेषता बता देते हैं उसी पार्ट के अध्ययन के द्वारा। जैसे कि 1 लीटर मतलब कि एक पूरा का पूरा 1 बाल्टी दूध है, उस दूध की क्वालिटी को हमको पता करना है, तो हमें उसमें से एक डिब्बी में सैंपल निकालते हैं और डेयरी का जो होता है वो मशीन उसमें लगा देते हैं और दूध की क्वालिटी पता कर लेते हैं। और हम पूरे दूध की क्वालिटी उसी डब्बी के दूध के आधार पर बता देते हैं कि भाई ये इसका इतना क्वालिटी का दूध है, इतना फैट है, इतना इसका रेट लगेगा, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। जैसे आपके बॉडी में कौन सी बीमारी है इसको जानने के लिए आपका खून चेक किया जाता है और ब्लड के चेक करने से आपके तमाम शरीर में क्या बीमारियां उसकी जानकारी हो जाती है। पूरे शरीर की जानकारी लेने से पहले आपका ब्लड चेक कर लेते हैं, तो उसमें सारी जानकारी आपको उसी में मिल जाती है। ये सब चीजें जो होती हैं वो प्रतिचयन प्रणाली कही जाती है। किसी मतलब भारत के गाँव का अध्ययन करना किसी व्यक्ति को, अब वो सभी भारत के गांवों का अध्ययन करेगा तो पूरा उसका जीवन बीत जाएगा अध्ययन करते करते। तो करेगा क्या, वह एक प्रकार से कुछ गांवों का अध्ययन कर लेगा भारत के अलग अलग जिलों के, और उसी आधार पर समस्त भारत के गांव के बारे में रिसर्च तैयार कर लेगा। तो प्रतिचयन के प्रमुख उद्देश्य और क्या गुण यानी क्वालिटी क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सोशियोलॉजी सॉल्व क्वेश्चन पेपर है 2026-27 का। शुक्ला सर ने इसको सॉल्व किया है आपके लिए, मानी मैंने ही। रिसर्च सोशल रिसर्च मेथड या रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। अब आइए समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो कहीं पर घबराना नहीं, आपको सब कुछ आपको समझना, यहीं पे सब कुछ बताने का प्रयास रहेगा हमारा। क्लियर, चले। सामाजिक अनुसंधान में मूल्य तटस्थता यानी वैल्यू नेचुरलिटी इन सोशल रिसर्च क्या होती है। मूल्य तटस्थता की अवधारणा मुख्य रूप से मैक्स वेबर से जुड़ी हुई है। मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सत्ता की अवधारणा भी दी है और क्रिया के बारे में भी तमाम सारी जानकारी दी है। इसका अर्थ यह है मूल्य तटस्थता का। क्या अर्थ है मूल्य तटस्थता का बेटा? मूल्य तटस्थता का अर्थ यह होता है कि एक शोधकर्ता यानी एक रिसर्च स्कॉलर को अपना अध्ययन करते समय अपने व्यक्तिगत विचारों, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अपने धार्मिक विश्वासों या पूर्वाग्रह मतलब कि किसी चीज के बारे में पहले से कोई धारणा कोई व्यक्ति बना लेता है, उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। तो पूर्वाग्रहों से, धार्मिक विश्वासों से, भावनाओं से, विचारों से, जो व्यक्तिगत उसके विचार हैं, जो व्यक्तिगत उसका धर्म है, वह एक प्रकार से उसके इमोशंस क्या है, तो उसको साइड में रख दे, उससे दूर रहे वो, ठीक है। उससे दूर हट करके एक रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कोई रिसर्च करने वाला है, वो किसी मुद्दे पर रिसर्च कर रहा है, तो उसको वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, उसके अंदर के इमोशंस क्या हैं, वो सब उसको उस समय अलग रख देना होता है। उसको उस भूमिका में होना होता है एक रिसर्च स्कॉलर, जो कि उसका शोध हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक समाज के लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। इसीलिए एक रिसर्च स्कॉलर को तटस्थता
बहुत जरूरी होती है। वो अपने किसी भी पक्ष में झुकाव नहीं उसका होना चाहिए। सत्य और तथ्य के आधार पर चीजों का विश्लेषण करना एक रिसर्च स्कॉलर का परम कर्तव्य होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कहा गया है इस चीज के बारे में। मूल्य तटस्थता मतलब होता है कि वो वैल्यू जो उसकी है, उसके जो विचार है खुद के, उस विचार की तरफ वो झुका हुआ ना हो, उसके विचार निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, एकदम से तथ्य और सत्य पर आधारित हो। ठीक है, व्याख्या लिखो। जब कोई समाजशास्त्री किसी समस्या जैसे कि जातिवाद या अपराध के बारे में अध्ययन कर रहा होता है तो उसे क्या होना चाहिए, यानी कि वैल्यू जजमेंट के बजाय क्या है, क्या होना चाहिए, उसको नहीं करना है कि भाई इसका उत्तर क्या, इसका सही क्या है, गलत क्या, वो नहीं। क्या है मामला, पूरा फैक्ट जांच करें, उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि क्या होने के बजाय, यानी क्या होना चाहिए उस पर नहीं फोकस करना है एक रिसर्च स्कॉलर को, जबकि उसको क्या है उस मुद्दे पर फोकस करना है कि कोई चीज क्या है उसको बता दिया जाए। उदाहरण के रूप में अगर समझें, जैसे कि यदि एक शोधकर्ता है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, अपने ही धर्म की बुराइयों का अध्ययन कर रहा है, तो उसे एक निष्पक्ष वैज्ञानिक की तरह कमियां लिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उस धर्म का है तो उस धर्म की बुराई लिखते समय थोड़ा सा चापलूसी कर ले, कंजूसी कर ले, ऐसा एक रिसर्च स्कॉलर को शोभा नहीं देता है। यानी जब भी वह अध्ययन करे, इसका मतलब यह है कि वो निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के उस बातों को कहे। ठीक है, तो वैज्ञानिक की तरह कमियां लिखनी चाहिए, ना कि अपने धर्म के प्रति लगाव के कारण उन्हें छुपाना चाहिए कमियों को। इसी निष्पक्षता को मूल्य तटस्थता कहते हैं। और प्रायः यही चीजें देखने को मिलती है आजकल के प्रोफेसर्स में, आजकल के टीचर्स में, आजकल के रिसर्च स्कॉलर्स में, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति, अपने जाति के प्रति, अपने भाई भतीजेवाद के प्रति कहीं ना कहीं पे तटस्थ हो जाते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाता है तो वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं पे जिस धर्म का होता है उस धर्म के प्रति थोड़ा सा झुकाव उसका रहता है। लेकिन वो झुकाव भले ही उसका वो किसी भी धर्म का हो, निजी धर्म का हो, लेकिन जब वो पढ़ाए तो उसको निष्पक्षता के साथ, तटस्थता के साथ पढ़ाना चाहिए। रिसर्च करता है तो एकदम से तथ्य और फैक्ट पर बात करे, ऐसा नहीं कि भाई किसी के प्रति झुकाव हो। इसी चीज को मूल्य तटस्थता कहा जाता है रिसर्च की भाषा में, और ये बहुत जरूरी होता है एक रिसर्च स्कॉलर के लिए। दूसरा होता है आपका दूसरा प्रश्न है वैज्ञानिक अनुसंधान के चरण के बारे में बताइए। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। एक वैज्ञानिक अनुसंधान करते समय हमको कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। वैज्ञानिक अनुसंधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, एक सिस्टमेटिकल प्रक्रिया है। इसके मुख्य चरण निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि पहली बात है तो समस्या का चयन किया जाता है। सबसे पहला क्या होता है चरण समस्या शोध का, समस्या का चुनाव करना। ठीक है, सबसे पहले उस विषय को चुनना चाहिए जिसका हमको अध्ययन करना है। ठीक है, या जिसके बारे में हमको रिसर्च करना है, पहले हम उस समस्या को चुने। ठीक है, दूसरी बात, उस समस्या के बारे में जो कुछ साहित्य वगैरह में लिखा हो उसका अध्ययन कर लें, साहित्य का पुनरावलोकन कर लें। यानी उस विषय पर पहले हो चुके शोधों को पढ़ें, यानी कि जो भी जिस विषय को आपने चुना है उस शोध करने के लिए, उस पर अगर कोई रिसर्च हो चुका हो तो आप उसको टटोल ले, पढ़ ले पूरा कि क्या क्या नहीं हुआ है उस शोध में, उसको आप जो है रिसर्च करें। फिर उसके बाद में तीसरा चरण होता है प्राक कल्पना का निर्माण कर ले। प्राक कल्पना मतलब होता है हाइपोथेसिस एक बना ले, एक सांचा, एक खाका तैयार कर ले कि हमको ऐसे 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 इस कार्यक्रम को करना है। यानी उसका एक सांचा तैयार कर ले कि हमको क्या करना है, किन उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, और हम आखिरकार इस समस्या जब ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं उसका एक प्लान पूरा सेट कर ले। उसी को प्राक कल्पना कहते हैं। यानी जैसे रफ कार्य करना, जैसे आप पहले स्कूल में पढ़ने जाते थे तो एक फेयर कॉपी बनाते थे, एक रफ कॉपी बनाते थे। तो जो फेयर कॉपी होती थी उसमें साफ साफ लिखते थे घर पे बैठ करके बढ़िया। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक रफ कॉपी में आप स्कूल में लिखते थे। तो रफ कार्य करना ही या एक सांचा तैयार करना ही आपका प्राक कल्पना तैयार करना होता है। जांच के लिए एक काम चलाऊ अनुमान बनाना कि भाई ऐसे ऐसे हमको करना है और इसका उद्देश्य ये है और ये इसका परिणाम निकलना चाहिए। अब उसी चाहिए वाला ये जो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य जो है क्लियर हो जाता है कि हमको ये चाहिए, हम इन मार्ग से चलेंगे और यहाँ से जाकर के फिर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक सांचा हमने तैयार कर लिया, अब इसी मार्ग पर हम आगे चलते रहेंगे। और अगर हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो हमारा जो है लक्ष्य ठीक है, मतलब हमारा रिसर्च सही हुआ। और अगर हम प्राक कल्पना को सिद्ध नहीं कर पाते तो हमारा रिसर्च वहीं पर फ्लॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर। चौथा आपका होता है भैया अनुसंधान प्रारूप। शोध की रूपरेखा तैयार करना, यानी कि अनुसंधान का प्रारूप तैयार करना कि शोध कैसे करना है, किस विधि का प्रयोग करके करना है, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग करके करना है, सब कुछ हमको क्लियर करना होता है पहले से। ठीक है, जब सांचा बनाएंगे तो भाई किस विधि का प्रयोग करेंगे और किस तरीके से करेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ।
चौथा होता है आपका तथ्यों का संकलन करना, यानी कि आप जानकारी इकट्ठा करें। प्रश्नावली के माध्यम से क्वेश्चन, प्रश्नावली मतलब होता है कि उस क्षेत्र के बारे में कि जिस व्यक्ति ने रिसर्च कर लिया है उसको लेकर के तमाम प्रश्न बना ले, एक सूची तैयार कर ले प्रश्न की, और उसको दूसरे के पास भेज करके, दूसरे से पूछ करके उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर ले, या साक्षात्कार के जरिए डेटा को इकट्ठा कर ले हम, ठीक है, जानकारी को इकट्ठा कर ले, इंटरव्यू करके हम जानकारी इकट्ठा कर ले। फिर इसके बाद में अगला होता है आपका छठा होता है तथ्यों का विश्लेषण कर ले। जो जानकारी हमको प्राप्त हुई तमाम विधियों से, उन तथ्यों का, तथ्य माने होता फैक्ट की जानकारी जो हमको मिली है, उस जानकारी यानी प्राप्त जानकारी का वर्गीकरण कर लें, उसको व्यवस्थित तरीके से हम एकदम से वर्गीकृत कर लें, एक एक सांचे में, उसको कॉलम में, रो में बढ़िया सजा लें, ताकि उसको भी दोबारा से जब हम देखें तो समय ना लगे। और जब ये सारी चीजें हो जाए, विश्लेषण वगैरह हो जाए, उसके बाद में हम क्या करें, उसके बाद में हम समान्वीकरण कर दें, यानी कि नियम निष्कर्ष निकाल दें, सिद्धांत दे दें। निष्कर्ष निकालना और नियम बनाना, और नियम जब बना देंगे फिर उसके बाद में अगला होता है आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी प्रतिवेदन तैयार करना। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रिसर्च का खाका तैयार होकर के बनता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दंड चित्र, यानी बार डायग्राम क्या होता है, दंड चित्र। देखिए बार डायग्राम की अगर बात करें तो सांख्यिकी में, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में, डेटा को चित्रों के माध्यम से दिखाने का सबसे सरल तरीका दंड चित्र होता है। इसमें तथ्यों की संख्या या मात्रा को खंभों यानी बार्स के रूप में दिखाया जाता है। कई चार्ट बना लेते हैं ऐसे ऐसे, और उसमें तथ्यों को आसानी से दिखा देते हैं, उसको समझने में भी बड़ी आसानी होती है। विशेषता इसकी ये है कि इन खंभों की चौड़ाई समान होती है, ठीक है, लेकिन इनकी ऊंचाई डेटा की मात्रा के अनुसार कम या ज्यादा होती है। मान लेते हैं किसी वर्ष में, मान लेते हैं कितना ज्यादा उपज हुई गेहूं की, तो ये अब उसी गेहूं की उपज 2025 में इतना जाकर के हो गई, 26 में जाकर के इतना हो जा रही है, ठीक है, फिर या फिर 2015 में इतना उपज थी, ठीक है। ऐसे तो हम इसको बता दो कि 2015 में इतना थी, ठीक है, 2018 में इतना हो गई, 2020 में जो है इतना आपकी हो गई, ठीक है, और 2022 में जाकर के इतना हो गई, ठीक है, 2022 में इतना आपकी हो गई, क्लियर। फिर उसके बाद में फिर जाकर के कम हो गई आपकी 2024 में, और 2026 में फाइनली जाकर के गेहूं की उपज जो है बहुत ऊपर चली गई। अब इसमें हमको क्या करना है, एक खंभा का रखा, एक चार्ट के तरीके से हमने तो ये बना लिया भाई ये उपज आपकी ऐसे है, तो उसको दर्शाने के लिए क्या होता है भाई गेहूं की उपज कितनी, यानी कितनी कम है कितनी ज्यादा है, क्लियर हो रहा है जब साचा एक पूरा आपका ये डायग्राम बन जाता है, इसी को बार डायग्राम कहते हैं। लेकिन इसकी ऊंचाई डेटा की मात्रा के अनुसार कम या ज्यादा होती रहती है। यह तुलना करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है बार जो दंड आरेख होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, यदि हमें 5 अलग अलग वर्षों में गेहूं के उत्पादन को दिखाना है, तो हम 5 खंभे बनाएंगे। जिस वर्ष उत्पादन सबसे ज्यादा होगा उस वर्ष का खंभा सबसे ऊंचा होगा, और इसके बिना पढ़े ही डेटा आसानी से हम समझ जाते हैं कि किस वर्ष ज्यादा मिला, जैसे मैंने आपको खंभा बना करके समझा दिया है, ठीक है। आगे देखते अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, शून्य प्राक्कल्पना क्या होती है, नल हाइपोथेसिस। देखिए शून्य प्राक्कल्पना वह धारणा होती है जिसमें शोधकर्ता रिसर्च स्कॉलर यह मान करके चलता है कि दो चरों यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं है। इसे हम HO से दर्शाते हैं, यानी कि इसके बीच में कोई संबंध नहीं है, यानी जो प्राक्कल्पना है शून्य है, यानी कि जो दो चर हैं उन दोनों चरों के बीच में कोई संबंध नहीं है, यह मान करके हम चलते हैं। इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है शून्य प्राक्कल्पना का, यदि कोई अंतर दिख रहा है तो वह केवल संयोग मात्र हो सकता है, बाकी अंतर इसमें मतलब कोई नहीं है। शोधकर्ता इसे गलत साबित करने की बार बार कोशिश करता है शून्य परिकल्पना को, ताकि वह अपने मुख्य शोध को सही सिद्ध कर सके, ठीक है। और इसमें जैसे कि मान लेते हैं, उदाहरण के रूप में समझे, जैसे कि मान लेते हैं दवा ए और दवा बी के असर में कोई अंतर नहीं दिखता है। जैसे मान लेते कोई एक दवा आपने खाई, वो दवा और बी दवा दोनों खाने से कोई असर नहीं दिखता है। यदि प्रयोग के बाद अंतर पाया जाता है तो शून्य प्राक्कल्पना खारिज हो जाती है, और अंतर नहीं पाया जाता तो शून्य परिकल्पना जो है बनी रहती है, ठीक है। और सिद्ध हो जाता है कि दवाएं अलग अलग असर करती हैं। अगर शून्य मतलब ये नहीं सिद्ध होता, अंतर नहीं मिलता है, तो वो चीजें प्राक्कल्पना शून्य प्राक्कल्पना जो है वो सही मान ली जाएगी, क्लियर। यही होता है, और रिसर्च स्कॉलर हमेशा से अंतर ढूंढने का काम करता है, ठीक है। तो इसी को शून्य प्राक्कल्पना का निर्माण कहते हैं। हाँ, इन चीजों को अब आपने समझा। अब इसको और आपको पीडीएफ अगर प्राप्त करना है इसका, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं 9984 039 139 पर। इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 5th और 6th सेमेस्टर का कोर्स इस समय बहुत सस्ते में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर 5th सेमेस्टर में है आप
तो केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 5th एंड 6th दोनों सेमेस्टर का एक साथ ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक साथ ज्वाइन करने के लिए आपके लिए फीस कम कर दी गई 50 रुपए, केवल 150 रुपए में 5वां सेमेस्टर का पीडीएफ मिल जाएगा और 6 सेमेस्टर की आपके ग्रुप मिल जाएगा। उसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे विद को करिकुलर यानी एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस के साथ साथ आपका जैसे 6 सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो सब आपको मिलता रहेगा। को करिकुलर भी साथ में रहेगा आपका। ठीक है, फीस कैसे जमा करनी है, जैसे आप व्हाट्सएप पर इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ जाएगा। ये फीस आप ग्रुप जमा कर सकते हैं 150 रुपए दोनों सेमेस्टर के लिए, अगर दोनों का लेना है तो, और केवल अगर एक सेमेस्टर 5th का लेना है तो 100 रुपए, केवल 6 का लेना है तो भी 100 रुपए फीस जमा होनी है। इन दोनों का साथ में लेंगे तो आपका 150 रुपए लगेगा। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखें। तुरंत एसएमएस करें, देर न करें। चले अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली और अनुसूची में क्या डिफरेंस है, इसको बताएं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। देखिए, ये दोनों ही डेटा इकट्ठा करने के साधन हैं, चाहे प्रश्नावली की बात करें चाहे क्वेश्चनर की बात करें, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर होता है। देखिए, बहुत अंतर होता है, बेसिकली भरने का तरीके में अंतर होता है। जैसे प्रश्नावली उत्तरदाता यानी कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो खुद भरता है, यानी उत्तरदाता जो होता है, उत्तर जो देता है वही खुद भरता है प्रश्नावली को, जबकि अनुसूची को शोधकर्ता खुद उत्तरदाता से पूछ करके भरता है। यानी कि एक होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रश्नों की सूची, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पेपर है आपका एजुकेशन का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है ये मेरे पास। ठीक है, ये पेपर मान लेते हैं, इस मेरे पास प्रश्नों की सूची है, तो इसको मैं डाक के द्वारा भिजवा दूं किसी, जिससे मान लेते हैं आपने इसको या हमने भिजवा दिया किसी के पास उत्तर प्राप्त करने के लिए, भैया इसको सॉल्व करके हमको दीजिए, इसमें प्रश्न है अपने रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रश्नावली जो होती है ये होती है आपकी ये प्रश्न, ये इसको मैंने भेज दिया एक व्यक्ति के पास, इसमें खाली जगह भी है, और जो उत्तर देने वाला होगा वो खुद ही इसमें लिख करके अपना उत्तर जो है लिख करके फिर बाई पोस्ट इसको भेज सकता है। ठीक है, ये आराम से हो जाता है, बाई पोस्ट हो जाता है, ईमेल के माध्यम से, ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रश्नावली, इसके माध्यम से तो जानकारी हमको मिलती है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास एक प्रश्नों की श्रृंखला है, मान लेते हैं हमारे पास ये प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, अब इस पे प्रश्न तमाम सारे हैं, अब इसको मैं एक प्रश्न पहले नोट कर लिया हूं और किसी एक उत्तरदाता को मैंने बुला लिया है, या उसको हमारे पास है, या हम उसके घर पे जाते हैं, हमारे पास है, हम पूछते हैं कि साहब हमको जो है इतने प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप बता दीजिए थोड़ा सा, यस या नो में ऐसे उत्तर बताते रहते हैं, हम उसको लिखते रहते हैं। यानी कि जो रिसर्च स्कॉलर होता है इसमें उत्तर खुद भरता है, इसमें प्रश्न क्वेश्चन किसमें अनुसूची में। अनुसूची क्या होती है, अनुसूची जो रिसर्च स्कॉलर होता है खुद भरता है, जबकि प्रश्नावली जो उत्तर देने वाला होता है वो भरता है। यानी जैसे मान लेते मैं रिसर्च स्कॉलर हूं और मैं लेकर के जाऊंगा अगर शोध वाला ये पेपर, मैं अगर प्रश्नावली होगी तो मैं इसको डाक के द्वारा भेज दूंगा, भाई उत्तर देने वाला खुद लिख करके उसको मेरे पास भेज देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं रिसर्च स्कॉलर हूं और मैं जा रहा हूं प्रश्नावली के माध्यम से, सॉरी अनुसूची के माध्यम से, तो अनुसूची में क्या होगा, हम प्रश्नों की सूची होगी, हम बोलेंगे सर इसको जो है इतना, इसका उत्तर क्या होगा थोड़ा बताएं इसके बारे में, तो हम इसको लिखते चलेंगे, ऐसे से लिखते चलेंगे, तो होती है आपकी अनुसूची। ठीक है, जबकि अनुसूची को शोधकर्ता खुद उत्तरदाता से पूछ करके भरता है। ठीक है, शिक्षा में अंतर, प्रश्नावली का उपयोग केवल शिक्षित लोगों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नावली क्या होती है, जैसे आपने भेज दिया, ऐसे लोग जो टैलेंटेड है, जो आपके प्रश्नों को समझ पाए, आपने लिख करके भेज दिया, मान लेते टैलेंटेड ना हो, बेकार हो, एकदम से गंवार आदमी हो, तो क्या उत्तर लिख करके भेजेगा, कुछ गलत सलत लिख करके भेज दिया। तो ऐसे प्रश्नावली जो होती है उसके लिए जिसके पास भेजा जाता है वो बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति होता है, तब भेजा जाता है। जबकि अनुसूची का उपयोग अनपढ़ लोगों के लिए भी हो सकता है। अनुसूची क्या होती है, बगल में कोई बैठा उससे आराम से पूछ लो, इत्मीनान से बैठा करके खूब पूछ करके आराम से भर लो। लेकिन जो प्रश्नावली होती है उसका जो देने वाला उत्तर देने वाला होता है बहुत ही टैलेंटेड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा संपर्क की अगर बात की जाए, अंतर क्या है, देखिए प्रश्नावली जो होती है अक्सर डाक या ईमेल से भेजी जाती है, अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, इसमें व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठता नहीं है, ना मिलता है, और ईमेल के माध्यम से सारी चीजें हो जाती हैं, या डाक के द्वारा प्रश्न चला जाता है और प्रश्न का उत्तर भी डाक के द्वारा चला आता है। जबकि अनुसूची में क्या होता है, शोधकर्ता यानी रिसर्च स्कॉलर और उत्तर देने वाला व्यक्ति आमने सामने बैठते हैं और संपर्क होता है, प्रत्यक्ष मिलते हैं और उनसे उत्तर पूछता है, वो बोलता है और हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका अनुसूची, शेड्यूल। खर्चा क्या लगता है, खर्चे के हिसाब से अंतर अगर देखें तो प्रश्नावली सस्ती होती है। प्रश्नावली चूंकि आपने भेज दिया, एकदम से डाक के द्वारा भर दिया और उधर से उत्तर आ गया, इसमें चाय पानी का खर्चा आपका बच जाता है। ठीक है, गेस्ट को बुलाओगे तो चाय पानी खर्चा लगेगा,
ठीक है, और कुछ लगता है। जबकि अनुसूची में समय और पैसा ज्यादा आपका खर्च लगता है, जो कि आप समय देंगे उसको बैठाएंगे। ऐसे आपने लिख करके प्रश्न लिख करके भेज दिया, उसको जब समय होगा अपना लिख करके वो भेज देगा, तो आपका प्रश्नावली एकदम सटीक हो जाती है। लेकिन प्रश्नावली में गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपने किस उद्देश्य से कोई प्रश्न लिख करके भेजा है, ठीक है, ये नकारात्मक पक्ष है इसका, तो वो उद्देश्य शायद वो ना समझ पाए। लेकिन अनुसूची में क्या होता है कि जुड़ते बगलिए बैठा है, पूछ लो भैया बताओ, तो कहीं अरे ऐसा नहीं, तो अरे घुमाओ ना, सही बताओ, एग्जैक्ट बताओ, समझत हो। तो अनुसूची में गलत हो चांस कम होता है, लेकिन प्रश्नावली में क्या होता है, हो सकता है जैसे क्वेश्चन कौन हिसाब से पूछा गया, क्वेश्चन जो पूछने वाला व्यक्ति वो क्या चाह रहा है, हो सकता है प्रश्नावली का उत्तर देने वाला व्यक्ति वो चीज ना समझ पाए, ये दिक्कत हो सकती है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, ये अपने तरफ से अब हम प्रश्न बनाए हैं आपके लिए ताकि परीक्षा में परीक्षा हो। प्रतिवेदन लेखन और शोध प्रतिवेदन के उद्देश्य बताएं। रिपोर्ट राइटिंग एंड पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है इसका। देखिए, शोध कार्य पूरा होने के बाद पूरे काम को लिखित रूप से प्रस्तुत करना प्रतिवेदन कहलाता है। रिपोर्ट राइटिंग यानी कि जब रिसर्च आपका पूरा हो जाता है उसके बाद में एक आप रिपोर्ट तैयार करते हैं उसका रिसर्च का पूरा और वो सबमिट करते हैं। उद्देश्य इसका यह है कि ज्ञान का प्रसार करना, यानी खोजे गए निष्कर्षों को दुनिया के सामने लाना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य होता है भविष्य के लिए आधार, अन्य शोधकर्ताओं के लिए संदर्भ यानी रेफरेंस प्रदान करता है। अब आपका शोध, आपका रिसर्च, आपका रिपोर्ट। सत्यापन, समाज को यह बताना कि शोध वैज्ञानिक तरीके से किया गया है, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। सुझाव ये होता है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक उपाय बताना। सरल शब्दों में यह शोध की अंतिम यात्रा है जो उसे जनता तक पहुंचाती है और जनता इससे लाभान्वित भी होती है। तो शोध रिपोर्ट यही होती है जो कि किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है, हल प्रस्तुत करती है, और आगे के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एक संदर्भ, एक जो है खाका तैयार करती है ताकि वो उस चीज को देख करके आगे रिसर्च कर सके। अगला क्वेश्चन, माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका की परिभाषा और गणना कीजिए। देखिए, माध्यिका किसी श्रेणी का वह मध्य पद होता है जो पूरी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांट देता है। इसके लिए डेटा को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में या अवरोही क्रम में घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में इसको किया जाता है। अब तालिका से मैं गणना करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे दिया गया आंकड़ा मान लेते कोई आपके पास है, डेटा में कुल छात्र मान लेते हैं, कुल छात्र कितने, 1 2 3, 1 3 2 2 4 2 3, ठीक है, ये है 17 विषम संख्या आपकी, ठीक है, पूरा दिया गया, इन सभी को जोड़ दिया आपने, 1 3 मतलब सबको जोड़ा 17 है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, यम बराबर n प्लस बटे 2 पद का मान। अब यहाँ पर आपका 17 1 18, 18 बटे 9 पद का मान। यहाँ पर आपका थोड़ा सा इसमें हटा दीजिए इसको, 1 मिनट के लिए, इसमें मान लेते कोई छात्र, मतलब ये थोड़ा सा हटा दीजिए 1 मिनट में, मैं आपको इसको हल करके समझाता हूँ, या ऐसे छोड़ दीजिए इसको। अब इसको मान लेते ये डाटा ही छोड़ दीजिए, दूसरा डाटा मैं ले लेकर के आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो मान लेते माध्यिका क्या, माध्यिका निकालने का सूत्र मान लेते हैं 1 3 4 9 5 6, आपका ये दिया हुआ डाटा, ठीक है, माध्यिका का 8। अब आपसे पूछ रहा है कि दी गई श्रेणी का माध्यिका निकालिए। अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है बेटा, सबसे पहले हमको करना होगा कि यहाँ पर इसका जो सूत्र होता है n प्लस 1 बटे 2 पद का मान, इसको धरने से पहले हमको इस श्रृंखला को पहले सेट कर लेना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी में भी हम कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, ठीक है, एक सबसे छोटी, एक से बड़ी कौन सी है 3, 3 से बड़ी कौन सी यहाँ पर 4, 4 से बड़ी 5, 5 से बड़ी 6, फिर आपका है 8, फिर आपका है 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई आपकी। अब यहाँ पर आपको हल करना क्या है बेटा, हल ये करना है यहाँ पर n प्लस 1 बटे 2 पद का मान, n प्लस 1 बटे 2 पद का मान। अब हल कर लो, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 n यानी n का मतलब 7 यानी 7 है, 7 प्लस 1 बटे 2 हमने कर लिया, ठीक है, काट लो इसको, जोड़ दीजिए, 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, 8 बटे 2, 2 1 2, 2 चौको 8, चौथे पद का मान, उत्तर क्या आया चौथे पद का मान। यानी कि दी गई श्रृंखला में, अभी इस श्रृंखला में हम देखेंगे जो हमने तैयार की थी, ये वाली श्रृंखला नहीं लिखी, ये वाली गलत हो गई। तो चौथे पद पर कौन आता, चौथे पद का मान निकला है, यानी कि चौथे नंबर पर कौन सा आता, पहले नंबर पर 1 है, दूसरे नंबर पर 3 है, तीसरे पर 4 है, चौथे पर 5, यानी कि दी गई श्रृंखला में
5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका 5 है, यानी 5 जो है दी गई श्रृंखला में माध्यिका होगी। माध्यिका दो बराबर भागों में सीरीज को बांट देती है। अब देखो दो बराबर भागों में बटी कि नहीं, 6, 3 संख्या इधर है इसके और 3 संख्या इसकी इधर है। आप वैसे देखें तो माध्यिका आपकी 5 निकल जा रही कि 3, लेकिन अब ये छोटे श्रृंखला है तो आपको निकाल ले रहे, लेकिन जब बड़ी श्रृंखला होती, खूब लंबी श्रृंखला होती, तो ऐसे में आप नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस सूत्रों का प्रयोग करके आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। ठीक है, n+1/2वें पद का मान आराम से आपका निकल आएगा। तो जितना आपके इसके आगे होता है श्रृंखला संख्या, उतनी पीछे होती है, यानी बीच का पद होता है आपका माध्यिका। तो वही चीज इसमें आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है। इसको अगर आप पूरा जोड़ेंगे ऐसे 4 2 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 2 13 13 14 14 3 17, यहाँ पर n आपका कुल 17 विषम संख्या। तो माध्यिका का सूत्र यहाँ पर n+1/2 पद 9वां पद, तो यहाँ पर 9वां पद है ही नहीं, यानी कि ये थोड़ा सा गड़बड़ सूत्र में लिख गया है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, बेसिकली अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये योग जो करते हैं आप पूरा का पूरा ये माध्य में करते हैं, और माध्य में इनका योग करके यानी 17 योग कर लिया। कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे 17 को, जो उत्तर निकलेगा वो माध्य निकल आएगा। माध्यिका का सूत्र में क्या होता है, इसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। मैं इसी को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। पहले 1 लिख लिया, फिर हमने 2 लिख लिया, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बार 3 हमने 4 बार लिख दिया। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर आपकी संख्या दी गई है 3 3 6, ये 2 आपका माध्यिका निकलेगी। कैसे निकलेगी, n+1/2 पद का मान रखो, n कितना है, 3 3 6 1 7 है, 7 लिख दिया बटे 1/2, 7 1 कितना होता है, 7 1 8, 8/2। चौथे पद, चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद आपका 2 है, 2 आपकी दी गई श्रृंखला की माध्यिका निकलेगी। अगर आपको माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं का जोड़ करके, 17 निकला, 17 से 7 है संख्या, 7 से भाग दे तो उत्तर निकल आएगा। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वैयक्तिक पक्षपात, पर्सनल बायस से आप क्या समझते हैं। देखिए, सामाजिक अनुसंधान में वैयक्तिक पक्षपात वह स्थिति है जब शोधकर्ता के निजी विचार, पसंद नापसंद, धार्मिक विश्वास या पूर्वाग्रह उसके शोध कार्य को प्रभावित करने लगते हैं। जैसा मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था, व्याख्या, चूंकि शोधकर्ता भी समाज का एक अंग होता है, इसलिए कई बार वह घटनाओं को निष्पक्ष रूप से देखने के बजाय अपनी विचारधारा के चश्मे से देखने लगता है, और वही चीज वहां पर गलती हो जाती है, उसी को पर्सनल बायस कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण, यदि कोई शोधकर्ता अपनी ही जाति की परंपराओं का अध्ययन कर रहा है तो वह केवल अच्छी बातें लिख सकता है और बुराइयों को नजरअंदाज कर सकता है। वैज्ञानिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए इस पक्षपात से बचना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि यही चीज जो होती है एक शोधकर्ता को कहीं ना कहीं पे पक्षपात, एक शोधकर्ता को हमेशा अपने पर्सनल बायस से थोड़ा सा अलग हटके रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी रिसर्च स्कॉलर जो होता है वो सभी समाज का आईना होता है, इसीलिए उसको निष्पक्ष होकर के कोई चीज लिखनी चाहिए। अगला है आपका तथ्यों का संपादन, एडिटिंग ऑफ डाटा क्या है। देखिए, अनुसंधान के दौरान प्रश्नावली या अनुसूची के माध्यम से जो कच्चे आंकड़े यानी कि रॉ डाटा जो इकट्ठे किए जाते हैं, उनमें कई गलतियां होती हैं या कई कमियां होती हैं। उन्हीं कमियों को दूर करने की प्रक्रिया को हम संपादन कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। जैसे कि आप कोई गलती करते हैं वीडियोज में तो उसको एडिटिंग करते हैं। ठीक है, वही चीज, ऐसी जानकारी हमने रिसर्च के लिए प्राप्त करी, अब उसको हम चेक करते हैं उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या दिक्कत है, तो उस चीज को, वही चीज होता है। इसके अंतर्गत अधूरे उत्तरों को पूरा करना, अस्पष्ट लिखावट को सही करना, गलत सूचनाओं को हटाना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सारा डेटा शोध के उद्देश्य के अनुरूप है अथवा नहीं है, जानकारी ठीक है अथवा नहीं है। जो जानकारी अच्छी है उसको हम रख लेते हैं, जो जानकारी बेकार है उसको हटा देते हैं। ठीक है, संपादन वह छलनी होती है जो बेकार की जानकारी को बाहर निकाल देती है और डेटा को सांख्यिकीय विश्लेषण के लायक बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो 10वां प्रश्न है, अनुगामी पत्र क्या है, फॉलो अप लेटर का क्या महत्व है। देखिए, जब शोधकर्ता प्रश्नावली की विधि का प्रयोग करता है और उत्तरदाता समय पर प्रश्नावली भर करके वापस नहीं भेजते, तब उन्हें याद दिलवाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसी को अनुगामी पत्र कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने प्रश्नावली, मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली हमने प्रश्नों की एक श्रृंखला भेजी, एक पेपर मैंने भेजा किसी प्रोफेसर के पास कि सर इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना, क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट का ये पेपर मेरे पास है, इसका उत्तर उसको लिख करके भेजना है। मैंने ये लिख करके उसके पास भेजा कि भाई इस प्रश्न का उत्तर आप लिख करके मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, अब वो क्या करें,
उनके पास क्या टाइम नहीं है, हमको यहाँ पढ़ाना है, ऐसा दुनिया भर का ज्ञान बताने लगे। और मतलब टाइम वो एक प्रकार से कुछ बताया ना, लेकिन उत्तर भेजे ही ना। ठीक है, हमने भेज दिया, 10-12 दिन 15 दिन बीत गया, लेकिन वो इसका उत्तर लिख करके नहीं भेज रहे मेरे पास। तो फिर से उनको याद दिलवाने के लिए, क्योंकि प्रश्नावली डाक के द्वारा भेजी जाती है, ईमेल भेजा जाता है, तो इसी के माध्यम से फिर से अनुस्मारक पत्र कह सकते हैं, या फिर से हम क्या भेजेंगे, फिर से हम एक उनको याद दिलवाने के लिए अनुगामी पत्र लिखेंगे, उसी को अनुगामी पत्र कहते हैं। ठीक है, ताकि उनको याद आए कि हमने कुछ कहा था उससे। ठीक है, महत्व, यह उत्तरदाताओं को उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है और उनसे सहयोग का आग्रह करता है। कई बार लोग व्यस्तता के कारण से भूल जाते हैं, ऐसे में यह पत्र डेटा वापसी यानी कि रिस्पॉन्स रेट की दर बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। आमतौर पर पहला अनुगामी पत्र 15 दिन के बाद और दूसरा उसके 1 हफ्ते के बाद भेजा जाता है। यानी कि मान लेते हैं आपने कोई पत्र लिखा और वहां से रिप्लाई नहीं आता है, तो आमतौर पर 15 दिन के बाद, अगर 15 दिन तक रिप्लाई नहीं आता है, उसका उत्तर का आपके पास उत्तर नहीं पहुंचता है, तो आप फिर से एक बार एक जो है अनुगामी लेटर लिख करके भेज सकते हैं उनके पास। ठीक है, और अगर उसका भी जवाब नहीं आता है तो फिर 15 के में 7 जोड़ दो, यानी 7 दिन बाद, अगले हफ्ता आप यानी 1 हफ्ते के बाद में फिर से आप जो है अनुगामी पत्र भेज सकते हैं। फिर उत्तर नहीं आता है तो फिर आप उनके पास जाकर के शेड्यूल के माध्यम से यानी कि अनुसूची विधि के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति बिजी हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सहभागी अवलोकन क्या है, बताएं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? देखिए, इस विधि में शोधकर्ता उस समूह का हिस्सा बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। वह समूह के सदस्यों के साथ रहता है, उनके उत्सवों में भाग लेता है, उनकी जीवन शैली को करीब से देखता है। उसी को हम बोलते हैं सहभागी अवलोकन पद्धति। यानी जैसे किसी गांव के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो आप उस गांव में जाकर के रहना शुरू कर दें, गांव में महीना 2 महीना रहो, गांव के रीति रिवाज में शामिल हो जाओ, गांव की जो ग्राम सभा की पूजा होती है उसमें शामिल हो जाओ, चंदा वंदा कटवाने लगो दुर्गा पूजा का। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप उस गांव के बारे में जानना है अगर आपको, तो वहां पर जाकर के आप उस गांव का सदस्य बन जाएं और वहां पर रहें 1-2 साल या 6 महीना रहें, 2 महीना रहें, जितना आपको रहना हो। कम से कम गांव वाले आपको पहचान जाए, एकदम से घुल मिल जाओ और घुल मिल करके अपनी जानकारी इकट्ठा कर लो। उसी को बोलते हैं सहभागी अवलोकन। यानी आपने जानकारी प्राप्त करने के लिए उस समाज के हिस्से आप बन गए। ठीक है, उसको सहभागी अवलोकन बोलते हैं। विशेषता यह है कि इसमें समूह के लोगों को यह पता नहीं होता कि उनका अध्ययन किया जा रहा है। अक्सर इससे गुप्त रखा जाता है और उन्हीं के बीच में रह करके उनका अध्ययन जो है कर लिया जाता है। जैसे कि पुलिस के कुछ खुफिया होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जनजाति की संस्कृति का अध्ययन हमको करना है, तो शोधकर्ता कुछ महीनों तक उन्हीं के कबीले में एक सदस्य बनकर के किसी के घर में रहते हैं। इससे उसे ऐसी सूक्ष्म और गुप्त जानकारियां प्राप्त होती हैं जो केवल पूछने से कभी वो व्यक्ति नहीं बताएगा। यानी जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति पूछने से नहीं बताता है, तो हम तो गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से चीजों को जानते हैं। अब गुप्तचर व्यवस्था में जाते कर उसी में भेद बदल करके रहता है। जैसे रावण ने भेजा था, बंदर बन करके घूम रहे थे सारे यहाँ पर आकर के भगवान राम के उसमें शिविर में, लेकिन वहां पे भाई मायापत क्या कि माया कहाँ तक चलेगी, भगवान को तो पता है, विभीषण ने भी पहचान लिया, तो हनुमान जी भी पहचान जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, पकड़ जाता है। तो वही व्यवस्था होती है ये भी। यानी कि जब कोई जनजातीय समूह में कोई एक्चुअली में वैसी जानकारी आपको नहीं मिलती है जितना आप जानकारी चाह रहे होते हैं, ठीक है, और ना आपको पूछने पर वो बताएगा, ऐसे में आपको रिसर्च करना है, तो आप वहां पर गुप्त जानकारी लेने के लिए उसी के सदस्य के रूप में कहीं से आप छुप छुपा करके रह लेते हैं और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वो सहभागी अवलोकन होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका बहुलक, यानी मोड से आप क्या समझते हैं। सांख्यिकी में बहुलक वह पद या अंक होता है जिसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसी श्रेणी में सबसे अधिक बार होती है। सरल शब्दों में कहें तो जो अंक सबसे ज्यादा बार दोहराया जाता है वही बहुलक होता है। उपयोग, इसका प्रयोग फैशन, व्यापार और दैनिक जीवन की औसत प्रवृत्तियों को जानने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप समझें, जैसे मान लेते हैं आपको इसका प्रयोग कहां पर दिखता है। यदि किसी जूते की दुकान पर 7 नंबर के जूते 10 जूते हैं, किसी दुकान पर जूते जो है 7 नंबर के 10 जूते बिकते हैं, ठीक है, 8 नंबर के 50 जूते बिकते हैं, 9 नंबर के 20 जूते बिकते हैं, ठीक है, तो यहां बहुलक कितना हो जाएगा, 8 नंबर वाला जूता। क्यों? क्योंकि 8 नंबर के जूतों की बिकने की संख्या 50 है, यानी कि अब वह व्यक्ति 8 नंबर के जूते ज्यादा खरीद कर लाएगा, क्योंकि उसके 8 नंबर के जूते 50 की संख्या में बिकते हैं। वो 9 नंबर का जूता जो है उससे थोड़ा कम लेकर के, क्योंकि वो 20 ही बिकते हैं, ठीक है, तो उसका बहुलक में वो कम हो गया। 7 नंबर के जूते 10 ही बिकते हैं, यानी वो सबसे कम 7 नंबर का जूता लेकर के आएगा।
सबसे अधिक आपका 8 नंबर का जूता आएगा, क्योंकि 8 नंबर का जूता सबसे अधिक बिकता है, यानी 8 नंबर वाला जूता जो है यहाँ पर बहुलक होता है। ठीक है, दुकानदार इसी के आधार पर भविष्य का स्टॉक मंगाएगा और इसे जेड या मोड के से दर्शाया जाता है, जेड से या फिर मोड से दर्शाया जाता है, या वो कह सकते हैं इसको। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं अब हम। समाजशास्त्र में सांख्यिकी सामाजिक अनुसंधान के महत्व का वर्णन कीजिए। समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान का क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताएं। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च समाज शास्त्र की वह रीढ़ है जिसके माध्यम से हम सामाजिक जीवन, घटनाओं और व्यवहारों के वैज्ञानिक नियमों को समझते हैं। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है, जैसे कि अज्ञानता को दूर करना। समाज में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए हमारे अंधविश्वासों और अज्ञानता को दूर कर सकता है, कर समाज का सही चित्र पेश करता है। ठीक है, तो सामाजिक के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि अज्ञानता जो होती है समाज में, जो अज्ञानता उसको दूर करता है और सही जानकारी हमको प्राप्त होती है। दूसरा लाभ ये है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है, जैसे गरीबी समाज की समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, अपराध की प्रवृत्ति समस्या है, बाल विवाह की समस्या, ये सारी समस्याएं समाज की समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए पहले उनके मूल कारणों को समझा जाता है और उसके बाद में अनुसंधान की जाती है उनके बारे में। अनुसंधान इन कारणों की जड़ तक पहुंचता है कि किन कारणों से आखिरकार ये चीजें होती हैं, वो कारण क्या है और कारण क्यों उत्पन्न होते हैं, ये रिसर्च के द्वारा पता चलता है। और समाधान के व्यवहारिक सुझाव जो है एक रिसर्च में बताया जाता है कि भाई इसका क्या सुझाव हो सकता है, गरीबी को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, या फिर बाल सती प्रथा को कैसे खत्म किया जाए, फिर बाल विवाह को कैसे खत्म किया जाए। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है इससे। बदलती दुनिया के साथ समाज में नए बदलाव आते रहते हैं। अनुसंधान के माध्यम से हमें नए सामाजिक परिवर्तनों और प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहती है, जो समाज शास्त्र के ज्ञान भंडार को बढ़ाती रहती है। यानी हमको नई नई जानकारी रिसर्च के माध्यम से मिलती है, इसलिए समाज शास्त्र के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा भविष्यवाणी से में सहायक है। जब हम सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को जान लेते हैं कि कोई घटना क्यों होती है और कैसे होती है, तो हम यह बताने की स्थिति में हो जाते हैं कि भविष्य में सामाजिक ढांचा कैसा होगा, या भविष्य में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या समाज किस दिशा में जाएगा। इसको हम बता सकते हैं जब हम सामाजिक अनुसंधान के द्वारा चीजों को समझ लेते हैं। उदाहरण के रूप में अगर समझें, यदि हम नशाखोरी पर शोध करते हैं मान लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि बेरोजगारी और मानसिक तनाव जो होता है उसका परिणाम होता है। यानी कि बेरोजगारी और मानसिक तनाव का भी परिणाम क्या है, आपका नशाखोरी से व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है और मानसिक तनाव भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे उससे हो जाता है। मानसिक तनाव या बेरोजगारी की वजह से भी लोग नशा करते हैं। यह जानकारी सरकार को बेहतर नीतियां बनाने में मदद करती है ताकि वो नशाखोरों को या फिर ऐसी स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए कुछ अलग से व्यवस्था कर पाए। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है लघु उत्तरीय का। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। वस्तुनिष्ठता मतलब तो एकदम फैक्ट जानकारी, कुछ भी लाग लपेट की बात ना हो, जो हो जानकारी बिल्कुल परफेक्ट हो। वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है सामाजिक घटनाओं को बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात या पूर्वाग्रह के देखना। हालांकि समाज शास्त्र में एक मानव के द्वारा दूसरे मानव का अध्ययन किया जाता है, इसलिए पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। इसकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? क्योंकि वस्तुनिष्ठता में क्या होता है, एकदम से सही जानकारी, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपने देखा, या तो सही होता है या तो गलत होता है। ऐसे ही आपका शोध में ऐसी जानकारी या तो सही हो या तो गलत हो, बीच की बातें ना हो। लेकिन मनुष्य जब कोई चीजें करता है तो उसके इमोशंस, उसके विचार, उसकी खुद की बातें भी उसमें शामिल होती है। तो समस्या आती है, पहली समस्या शोधकर्ता का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उसका उसका जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है किसी व्यक्ति का, वो जरूर हावी हो जाता है रिसर्च में। शोधकर्ता स्वयं समाज का हिस्सा होता है, उसके अपने संस्कार होते हैं, उसका अपना धर्म होता है, उसके अपने विचार होते हैं किसी भी रिसर्च स्कॉलर के। तो कई बार वह अनजाने में अपनी पसंद नापसंद को शोध में शामिल कर देता है, अनजाने में हो जाता है, क्योंकि वो लगातार उसी चीज से जुड़ा हुआ है। और जब वो रिसर्च कर रहा होता तो ऐसे में उसका पर्सनल बायस यहाँ पर आ जाता है, कहीं ना कहीं पे उसका जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसमें दिखाई पड़ने लगता है, और वही पहली समस्या हो जाती है। ठीक है, रिसर्च में इसमें रिसर्च में वस्तुनिष्ठता में ऑब्जेक्टिव जो रिसर्च होता है, अध्ययन वस्तु की जटिलता। सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं, प्रायः अमूर्त और परिवर्तनशील होती है, क्योंकि ये दिखती नहीं है। कोई चीज आपको दिखेगा तब तो उसका आकार आप सेट कर पाएंगे, जब कोई चीज आपको दिख ही नहीं रही है, क्योंकि सामाजिक संबंधों का जाल है,
संबंध कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। तो परिवर्तन भी हो रहा है इन चीजों में, और परिवर्तन के साथ साथ वो अमूर्त भी, दिखता भी नहीं है। तो ऐसे में इस पर रिसर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मनुष्य का व्यवहार प्रयोगशाला के रसायनों की तरह निश्चित नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार कब बदल जाए कुछ पता नहीं है। मनम हिम चंचलम कृष्णम, यानी मन बहुत चंचल और कभी भी बदल सकता है, जिससे निष्पक्ष निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो मेथड है, यानी वो जो वस्तुनिष्ठता होती है सामाजिक रिसर्च में, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं पे समस्या उसके लिए खड़ी हो जाती है। ठीक है, एकदम से फैक्ट जानकारी आपको समाजशास्त्र में नहीं मिलती है। तीसरी बात, स्वार्थ और बाहरी दबाव। कई बार शोधकर्ता को किसी विशेष संस्था या सरकार से धन प्राप्त हो जाता है, जिससे वह उनके पक्ष में निष्कर्ष निकालने के दबाव में रहता है, और वो जो अच्छाई होती है, मतलब जो सही जानकारी होती है, उनको जो है नहीं बयां कर पाता। जैसे कोई व्यक्ति गरीबी पर रिसर्च कर रहा है और मौजूदा सरकार ने उसको क्या कहा कि भाई गरीबी अगर ज्यादा दिखा दोगे तो हमारी बदनामी होगी। ऐसे में वह रिसर्च स्कॉलर क्या करता है, गरीबी के डाटा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकता है या गरीबी को कम दिखा सकता है। ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर, ये भी एक ऑब्जेक्टिविटी में एक समस्या उत्पन्न होती है। चौथी बात, भावात्मक जुड़ाव। यदि शोधकर्ता अपने ही समुदाय या परिवार का अध्ययन कर रहा होता है तो वह उनकी कमियों को उजागर करने में हिचकिचाता है, यानी अपने परिवार की हमेशा बड़ाई करेगा, वो अपने परिवार की बुराई करने से कतराएगा। ये उसका मूल स्वभाव कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी निष्पक्ष के साथ करे। अब इसको उदाहरण के माध्यम समझें। यदि कोई शाकाहारी शोधकर्ता मांसाहार के प्रभाव का अध्ययन कर रहा होता है तो उसके मन में पहले से ही यह विचार हो जा सकता है कि मांसाहार बहुत बुरा है। जैसे कि अगर मुझे रिसर्च स्कॉलर बना दिया जाए और मुझे कहा जाए कि आप मांसाहार पर रिसर्च करें, तो मैं मांसाहार को बहुत बेकार ही बोलूंगा, क्योंकि मैं मांसाहार के बारे में बचपन से ही बुरा सुनता आया हूं कि मांसाहारी लोग बेकार होते हैं, उसमें मांस खा लेते जो बदबू देता है। अगर जहां से मछली उछली कटती है, मुर्गा उर्गा कटता है, उधर से गली से निकल जाओ, पूरी गली गंधाती रहती है एकदम, पूरा मतलब कि वहां से निकल करके जाओ उल्टी तक हो जाती है मेरे। मैं बनारस में रहता था, वहां पर एक गली थी दुर्गा कुंड के पास, वहां पर जो है यही था, कम से कम नहीं तो 50 मीटर की दूरी मान सकते हो, उस पर पूरा यही कटता था, मुर्गा उर्गा यही सब कटता था। और बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे खड़े थे, वहीं पर पान खा रहे हैं, वहीं पर टाफी खा रहे हैं, कोई चॉकलेट खा रहा है, वहीं पर मुर्गा उर्गा जहां पर कटता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब उधर से गुजरता था, इसे अंगोछा लेके जाते हैं पढ़े बेचो, तो इसे बांध ली पूरा मुहां से, इसे बांध ली अंगोछवा से, और फिर दौड़ते निकल जाई। और दौड़ते जाए तो सब देखें कि काहे दौड़ रहा था, नवा नवा गए ना हुआ। तो हम चूंकि आज तक ये सब चीज ज्यादा देखे नहीं, गांव शहर गांव कहाँ ये सब होते, ना ही होते। बाजार में कहूँ होता तो एक किनारे होते, वह सब दूर दूर रहा था। हमारे सबके गांव ब्राह्मण के गांव है, पूरा 40-45 घर के शुक्ल वंश के, तो उसमें जो है ये सब कोई बेचने भी नहीं आता है। अगर आता था तो पहले लोग वही भगा देते थे। अगर कोई मांस मछली मछली बेचने आता था, डंडा लेकर के इतना मोटा मोटा सब लोग दौड़ा लेते थे, जीव हत्या कर रहे हो। हमारा बगल में तालाब है, बड़ा तालाब है, ठीक है, हम ही लोगों का तालाब पूरा उसमें नंबर है। तो उसमें जो मछली उछली मारने को आता था, तो उसी को सब पूरे गांव वाले एकदम से पूरा सभी लोग फोटो वोटो लेकर के कहाँ आए हो है, मछली उछली मारने नहीं देते थे। ये सिस्टम आज भी ऐसा है। तो वहां पर नहीं मारा दिया, मतलब कि ये सब नहीं होता कि मछली मारो आकर के बैठ के। अब जो है कुछ लोग जो है थोड़ा सा अदर कास्ट के लोग थोड़ा सा अरे भैया भैया करके, तो अब लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है चलो निकल जाओ कोई। तो अब चूंकि दृष्टिकोण थोड़ा बदला है, तो हम मांसाहार के बारे में अगर रिसर्च करेंगे तो हम उसको बेकार ही कहेंगे, कभी भी अच्छा नहीं कहेंगे। मैं आज वास्तव बता रहा हूं, अगर मांसाहार के बारे में मुझे रिसर्च करने के लिए मिल जाए तो मैं हमेशा उसको बेकार ही कहूंगा, क्योंकि मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं। तो मेरे मन में उसके लिए बेकार धारणा बनी हुई है, पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको बेकार ही कहूंगा। लेकिन जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करता है, वो उसके बारे में अध्ययन करेगा तो उसकी बड़ाई करते नहीं थकेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इससे क्या होता है, यही ऑब्जेक्टिविटी में खतरा उत्पन्न होता है। तो पहले से ही विचार हो सकता है कि मांसाहार बुरा है, यह विचार उसके निष्कर्षों को पक्षपाती बना सकता है, और यही यहां पर दिक्कत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आंकड़ा संग्रहण, यानी कि डाटा कलेक्शन से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का उल्लेख कीजिए, यानी प्राथमिक डाटा क्या है, द्वितीयक डाटा क्या है, इसका स्रोत कहां से होता है, कहां से डाटा मिलता है। देखिए सामाजिक अनुसंधान में किसी भी समस्या के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो कच्ची सामग्री या जानकारी या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इकट्ठा की जाती हैं, उन्हें हम आंकड़ा संग्रहण कहते हैं, यानी कि जानकारी कहते हैं, डाटा को इकट्ठा करना कहते हैं। मुख्य रूप से दो स्रोत के माध्यम से होते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्रोत, यानी कि जब डाटा हम खुद प्राप्त करते हैं, प्राथमिक स्रोत हम खुद जा करके। दूसरा होता है किसी पुस्तक में लिखा है या कहीं से हम उठा लेते डाटा, किसी दूसरे ने हमको बता दिया, वो द्वितीयक स्रोत होता है। प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्सेस, ये वे आंकड़े होते हैं
जिन्हें शोधकर्ता पहली बार स्वयं क्षेत्र में जाकर के और जानकारी को इकट्ठा करता है, ये मौलिक यानी ओरिजिनल डाटा होता है। यानी कि जो शोधकर्ता खुद जाकर के अपना रिसर्च तैयार करने के लिए उसको रिसर्च करता है और जानकारी इकट्ठा करता है, वो प्राथमिक डाटा होता है। लेकिन जब हम किसी के डाटा ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो आपका सेकेंडरी होता है, साधन। जैसे हम साक्षात इंटरव्यू किसी से जाकर के कर लें और इंटरव्यू के द्वारा हमने खुद इंटरव्यू करके जानकारी ली है, उस जानकारी का प्रयोग हम अपनी रिसर्च में करते हैं, वो आपका हो सकता है प्राथमिक डाटा। तो इंटरव्यू जो है प्राथमिक डाटा का एक विधि है। प्राथमिक डाटा इंटरव्यू के माध्यम से मिलता है। अवलोकन विधि से भी हमको मिलता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन से कहीं पर आप जाकर के देखते हैं कोई चीज को और उसके बाद में फिर उसको लिखते हैं। प्रश्नावली यानी क्वेश्चन नायर के माध्यम, प्रश्नावली यानी क्वेश्चनर और अनुसूची शेड्यूल, अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये चार ऐसे साधन हैं जो कि प्राथमिक डाटा आपको देते हैं। रिसर्च स्कॉलर सीधे जानकारी यहां से प्राप्त करता है, इन मेथड का प्रयोग करके लोगों से जानकारी प्राप्त करता है। ये होता है, फायदा इसका ये होता है कि ये अधिक विश्वसनीय होता है, जो कि शोधकर्ता ने खुद इसको प्राप्त किया है। तो ये अधिक विश्वसनीय और शोध के उद्देश्य से बिल्कुल अनुकूल होते हैं, जबरदस्त होते हैं। लेकिन जो दूसरा डाटा होता है, द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस, डेटा का, डेटा कलेक्शन का सेकेंडरी सोर्स, ये वे आंकड़े होते हैं जो पहले से ही या पहले ही किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य संस्था के द्वारा इकट्ठे किए गए हैं और शोधकर्ता उनका केवल उपयोग कर लेता है। उस पर शोधकर्ता कोई अधिकार नहीं होता, बस उस जानकारी को पहले से रिसर्च हो चुका है और उस रिसर्च को वो पढ़ करके अपने में शामिल कर लेता है। जैसे साधन, जैसे जनगणना की रिपोर्ट आप उठा ले करते हैं, जैसे कि आप शोध कर रहे हैं, आपको जनसंख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा है, तो आप जनसंख्या को जानकारी लेने के लिए आप जनगणना नहीं करते हैं दोबारा, आप जनगणना की रिपोर्ट उठा करके देख लेते हैं कि भाई कितना जनसंख्या किस साल में थी, क्या क्या था, कितना चावल हुआ, कितना गेहूं हुआ, सब कुछ आप इकट्ठा कर लेते, तो वो सब सेकेंडरी है। सरकारी दस्तावेज से आप कुछ जानकारी प्राप्त कर लें, या डायरियों से, किसी की डायरी है वहां से जानकारी ले लें, ठीक है, आप कथाओं को पढ़ करके उसके बारे में जान लें, समाचार पत्र वगैरह, इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा कर लें, ये सब होता है आपका सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी मेथड, ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेस डाटा कलेक्शन का। फायदा इसके है कि इनसे इनसे क्या होता है, आपकी समय की बचत होती है, धन की भी बचत होती है और पुराने इतिहास को समझने में मदद भी इनसे मिलती है। दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं, ठीक है, ये बात ध्यान है। उदाहरण के रूप में यदि आप गांव जाकर के खुद लोगों से उनकी आय पूछेंगे तो वह प्राथमिक आंकड़ा होगा, और यदि आप उसी गांव की आय की जानकारी तहसील के रिकॉर्ड से ले लेंगे तो वह द्वितीयक आंकड़ा होगा, ठीक है। अगर खुद जाकर के आप गांव गांव पूछेंगे तो पहला आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा कहा जाएगा, और तहसील से सीधे डायरेक्टली आप जो है आय प्रमाण पत्र सबका देख लेंगे और जानकारी आप पूछ लेंगे, बता देंगे भाई इतना इतना है, और आप अपने डेटे में उसका प्रयोग कर लेंगे अपने उसके रिसर्च में, ठीक है। तो आपका द्वितीयक और प्राथमिक डाटा ये होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका है बेटा, क्या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे केस स्टडी मेथड के बारे में। चले, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड क्या है, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड वह विधि है जिसमें किसी एक सामाजिक इकाई का, जैसे कोई एक व्यक्ति हो सकता है, इसमें कोई एक परिवार का अध्ययन हो सकता है, कोई एक समाज हो सकता है, कोई एक संस्था, कोई एक घटना भी हो सकती है, और उसका हम बहुत गहराई से, बहुत डीपली जाकर के रिसर्च करते हैं, हर एक चीज में उसके बारे में हम जानकारी देते हैं, ठीक है, एकदम जाकर के एकदम से खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गहराई और सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है, इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यानी सोशल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। इसको केस स्टडी मेथड को मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहली विशेषता केस स्टडी मेथड की, इकाई का गहन अध्ययन होता है, इसमें संख्या पर नहीं बल्कि गुणवत्ता यानी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, यानी कि संख्या यानी कि क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर इसमें ध्यान देते हैं, कि संख्या पर नहीं बल्कि क्वांटिटी यानी क्वालिटी पर। एक ही इकाई के हर पहलू यानी अतीत और वर्तमान की जांच होती है इसमें। दूसरी विशेषता यह है कि गुणात्मक अध्ययन होता है, इसमें संख्यात्मक डेटा के बजाय व्यक्ति के अनुभवों के बारे में, उनकी इमोशंस यानी भावनाओं और विचारों को महत्व दिया जाता है केस स्टडी मेथड में। इसके अलावा ऐतिहासिक विकास, यह पद्धति किसी एक इकाई के विकास क्रम को समझने पर जोर देती है, वह आज जैसी है वैसी क्यों बनी, ऐसे बारे में हम अध्ययन करते हैं, पूरा जानकारी कैसे क्या है, पूरी जानकारी इसमें संपूर्णता होती है। यह इकाई को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूर्ण समग्र यानी होल के रूप में देखती है, जैसे किसी व्यक्ति का एक आत्मकथा, वो पूरी उसकी केस स्टडी मेथड है, उसके बारे में समस्त जानकारी उसमें मिलती है। उदाहरण के रूप में समझे, जैसे कि
यदि किसी अपराधी के जीवन का अध्ययन करना हो तो केवल उसकी सजा देखना काफी नहीं होगी कि उसने क्या सजा प्राप्त की है, उसको देखना काफी नहीं होगा कि उसको सजा क्या मिली है। अपराधी के बारे में समझना हो तो आप व्यक्तिगत अध्ययन के तहत उसके बचपन की चीजों को समझेंगे कि बचपन में कैसा था व्यक्ति, परवरिश उसकी कैसी हुई, कहां पर हुई, किसने की है, इसको देखेंगे। संगति किसकी किसके साथ में रही उसको पढ़ेंगे, जानेंगे। और उसकी मानसिक स्थिति उस समय बचपन से कैसी थी, उन सभी का पूरा अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, पूरा निरीक्षण परीक्षण के द्वारा सब कुछ करने के बाद में तब इन सभी का जब अध्ययन आप कर लेंगे ताकि अपराध के मूल कारण को आप समझ पाए। इसी को केस स्टडी मेथड बोलते हैं, यानी कि पूरा जिसको कहते हैं कि पोस्टमार्टम करना किसी भी चीज का, तो ये पोस्टमार्टम विधि होती है, ठीक है, समाजशास्त्र की, जिसमें डाटा का एकदम से पूरा पोस्टमार्टम डाटा को एकदम से छिछड़ा कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, बीए तृतीय वर्ष के 12 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। जो वहां पर आपको बताया गया था, मैंने प्रश्न में आपको हल ही कर दिया था। माध्य वह औसत मान है जो सभी पदों के योग को उनकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर पूरी संख्याएं आपकी दी गई थी, इन सभी संख्याओं को मतलब कितनी संख्या है, 12 छात्र है, 12 यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसका सूत्र क्या होता है, x बराबर सिग्मा x बटे n, यानी पदों का कुल योग बटे कुल संख्या जो है इसका योग होता है। मैंने शुरुआत में सॉल्व कर दिया था पेपर में ही दौरान। अब देखिए सभी को जोड़ लीजिए, आप सभी को जोड़ेंगे 588 आएगा, मैंने जोड़ा भी था आपका 588 आ गया। 12 चूंकि संख्या 12 से भाग दे देंगे, 49 उत्तर मैंने आपको निकाल के दिया था ना, 49 आया था बिल्कुल। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं बीए तृतीय वर्ष के इन 12 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कितना होगा, 49 होगा, यानी औसत उसका 49 होगा। इस तरीके से आपका यानी 49 औसत हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आ चुका है। सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्यों एवं चरणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा लिखें। देखिए सामाजिक अनुसंधान इन सोशल रिसर्च वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे कारणों और नियमों की खोज की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो समाज के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से नया ज्ञान प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च कहलाता है। जो ज्ञान हम वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करते हैं, व्यवस्थित क्रम में प्राप्त करते हैं, और एक नया ज्ञान होता है जो समाज से उसको कुछ फायदा होता है, ऐसे चीज को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस तरीके से हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य, समाज के बारे में मौलिक ज्ञान प्राप्त करना और पुराने सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना होता है, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना ताकि और ज्ञान में वृद्धि हो। व्यवहारिक उद्देश्य, सामाजिक समस्याओं जैसे कि अपराध हो गया, निर्धनता हो गई, उनके कारणों को समझना और उनके समाधान के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना भी सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा कार्य कारण संबंधों की खोज भी करता है, यानी कि कोई चीज क्यों हुई है और वो कैसे हुई है, यह पता लगाना कि कोई घटना क्यों घटित होती है। जैसे अगर शहर में अपराध बढ़ रहा है तो उसके पीछे बेरोजगारी है या कोई और कारण है या शिक्षा की कमी है, कौन सा ऐसा कारण है जो कि अपराध को बढ़ावा दे रहा है। हम उसके बारे में पूरी डीपली रिसर्च करते हैं और जानकारी इकट्ठा करके हम देते हैं। भविष्यवाणी करना, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में के सामाजिक परिवर्तनों के बारे में हम अनुमान लगा पाते हैं कि भविष्य में समाज कैसा होगा, समाज में समस्याएं क्या होंगी क्या नहीं होंगी, सारी जानकारी हम दे पाते हैं। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरण की अगर बात की जाए, एक आदर्श शोध प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरती है। मैंने आपको कई बार समझाया भी है इसको, पहले आते लघुत्तरी में आपने देख लिया होगा। समस्या का चुनाव, शोध के लिए एक स्पष्ट विशिष्ट और विशिष्ट विषय का चुनाव करते सबसे पहले, फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, यानी उस विषय पर अगर कोई पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसका अध्ययन कर लेते हैं। उस विषय पर पहले हो चुके शोधों को पढ़ना ताकि दोहराव ना हो, ठीक है, जो शोध हो चुका है उसको दोबारा आप ना कर पाए। प्राक कल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस का निर्माण, शोध शुरू करने से पहले एक काम चलाऊं अनुमान बनाना जिसकी जांच करनी होती है, यानी कि हम एक साँचा तैयार कर लेते हैं, उसी आधार पर हम चलते हैं। अनुसंधान प्रारूप, रिसर्च डिजाइन, शोध की पूरी रूपरेखा तैयार करना कि अध्ययन कैसे किया जाएगा, पूरी जानकारी इसमें होती तो अनुसंधान प्रारूप होता है। फिर उसके बाद तथ्यों का संकलन करते, डाटा को इकट्ठा करते हैं, प्रश्नावली विधि के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से हम डेटा को इकट्ठा करते, जानकारी प्राप्त करते हैं उस विषय के बारे में। फिर उस जानकारी का वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इकट्ठा किए गए डेटा को अलग अलग श्रेणियों में बांट देते हैं और उनके अर्थ को निकालते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उनको प्रतीकों में हम व्यवस्थित करते हैं, सब कुछ क्लियर करते हैं। उसके बाद में हम निष्कर्ष देते हैं, समान्वीकृत अन्य और निष्कर्ष, समान्वीकरण और निष्कर्ष। शोध के अंत में नियमों का प्रतिपादन करना और रिपोर्ट लिखना लास्ट चरण होता है किसी भी रिसर्च स्कॉलर का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, उपकल्पना यानी प्राक कल्पना से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोतों एवं महत्व की विवेचना कीजिए। प्रश्न आपका बड़ा ही जबरदस्त है। देखिए, प्राक कल्पना क्या होती है या उपकल्पना क्या होती है, इसको समझते हैं। देखिए, उपकल्पना या प्राक कल्पना की बात की जाए तो शोध प्रक्रिया का वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर पूरा अध्ययन घूमता है। गुडे और हार्ट के अनुसार अगर देखें तो उपकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अभी बाकी है। यह शोधकर्ता के लिए एक दिशा सूचक की तरह काम करती है, यानी एक सांचा होता है, उसी सांचे के मापदंड पर हम एक फिट होते हैं कि भाई हमने जो रिसर्च प्राप्त की है वो सही है कि गलत है। कहने का मतलब ये है कि हम जो है जो रिसर्च तैयार कर रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका हम कैसे रिसर्च करेंगे, उसका एक प्रारूप तैयार करना, यानी कि उस वो रिसर्च हमारा उद्देश्य क्या होगा, क्या निकलेगा, लक्ष्य क्या निकलेगा, गोल क्या निकलेगा, इसका क्या निकल सकता है, एक सांचा तैयार करना, एक अनुमान लगाना। ठीक है, तो वो होता है प्राकल्पना या उपकल्पना। प्राकल्पना के स्रोत, पहली बात, सामान्य संस्कृति। हम जिस समाज और संस्कृति में रहते हैं उसकी लोक कथाएं, रीति रिवाज और कहावतें शोध के लिए आधार प्रदान करती हैं, क्योंकि इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी भी संस्कृति का शोध करना तो उसके बारे में आप जाने, समाज में क्या क्या किंवदंतियां हैं, क्या क्या कथाएं पहले से विद्यमान हैं, उनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा वैज्ञानिक सिद्धांत, पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर नई प्राकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले से कोई सिद्धांत किसी ने दिया है, उसके आधार पर हम एक अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। इसके अलावा सादृश्यता, एनालॉजी, दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच समानता देख करके भी प्राकल्पना बनाई जाती है। जैसे कि जीव विज्ञान के सिद्धांतों को समाज पर लागू करना, तो जीव विज्ञान पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी चीज को खोजना प्राकल्पना होती है। ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव, शोधकर्ता के स्वयं के अनुभव और उसकी सूक्ष्म दृष्टि भी नई कल्पनाओं को जन्म देती है। कल्पना हम कर लेते हैं कि भाई इसका हम अगर ये करेंगे तो हमको ये फलन प्राप्त होगा, ये हमको मिलेगा, यही कल्पना होती है। यानी पहले की कल्पना को प्राकल्पना ही हम रिसर्च से पहले जो हम एक अपना एक उत्तर तैयार कर लेते हैं या एक हम गोल तैयार कर लेते हैं, यानी हम परीक्षा देने से पहले घर पे बैठ के एक बार पेपर की तैयारी कर लेते हैं, लिख लेते हैं आराम से घर पे बैठ के कि हमारा ये निकलेगा, हम इतने नंबर पा सकते हैं। रिजल्ट आने से पहले हम रिजल्ट को देख लेते हैं, भाई रिजल्ट हमारा इतना आ सकता है। ठीक है, तो वही प्राकल्पना होती है। प्राकल्पना का महत्व, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, यह शोधकर्ता को भटकने से बचाती है, यानी कि एक ट्रैक होता है, एक मार्ग होता है, उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आपको अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं होती। हमने सेट कर लिया कि भाई हमको आज यहाँ पर जाना, ऐसे करना, इस तरीके से, इस मार्ग से जाना है, इस मार्ग से जाना था। ठीक है, हमको क्या मानते इस मार्ग से हमको जाना था, इस तरीके से। ठीक है, तब हमको अच्छा रिसर्च मिलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष हमारा यहाँ पर है, तो हम इस तरीके से जाएंगे, यहाँ से आकर के यहाँ पर निष्कर्ष निकालने के लिए, तो गलत हो जाएगा। यहाँ से ना जाए, हम अपने मार्ग से भटके ना, हम अपने मार्ग पर ही, ट्रैक पर चलते रहें, इसके लिए प्राकल्पना जरूरी होती है। ठीक है, ठीक है, और उसे केवल प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, इधर उधर के चीजों पर फोकस नहीं करने देती। प्राकल्पना का ही फायदा होता है। इसके अलावा जांच में सुगमता, यह शोध को एक निश्चित दिशा देती है जिससे डेटा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। निष्कर्ष हम कह सकते हैं निष्कर्ष निकालने में सहायक होती है ये। ठीक है, यानी कि अंत में यह पता चलता है कि हमारी कल्पना सही थी या गलत थी, जिससे नए नियम बनते हैं। ठीक है, अगर कल्पना सही थी तो हमने यानी अच्छा शोध किया है, अगर हमारी कल्पना बेकार थी यानी हमारा शोध थोड़ा अलग ट्रैक पे चला गया है। समय और धन की बचत होती है, बिना योजना के शोध करने पर संसाधन बर्बाद होते हैं, क्योंकि आप हो सकता है गलत शोध कर ले या अलग दिशा में चले जाए, वैसे में आपका धन और समय की दोनों की हानि होगी। प्राकल्पना इसे व्यवस्थित बनाती, एक सिस्टम से बनाती, ताकि जो है आप भटके ना, आप अपने मार्ग पर चलते रहें और आप गंतव्य तक पहुंचा देगी, यानी अपने आपका जो लक्ष्य है वहां तक आपको ये ले जाती है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न आपका चुका, निदर्शन सैंपलिंग क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको मैंने समझा दिया सैंपलिंग होता क्या है। जब किसी समूह के सभी सदस्यों का अध्ययन करना संभव ना हो तो उसमें से कुछ प्रतिनिधियों को चुन करके उनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रक्रिया को निदर्शन या सैंपलिंग कहा जाता है। जैसे कि चावल पका है या नहीं है, यह देखने के लिए हम पूरे बर्तन के बजाय केवल 2-4 चावल को हम उठा करके दाने को आप कुकर सीटी से देख करके हम देख लेते हैं भाई चावल पक गया कि नहीं पक गया। जैसे आलू उबाल रहे हैं आप, पूरा बटली भर आलू रखी हुई है, उनमें से एक आलू उठा करके हम देखते हैं कि आलू पक गई कि नहीं पक गई, आलू जो है उबल गई कि नहीं उबल गई है, और पूरे आलू को हम उसी आधार पर उतार देते हैं। नमक चेक करना हुआ हमको सब्जी में, थोड़ा सा सब्जी चख लिया, पूरी सब्जी की क्वालिटी पता चल गई कि नमक है कि नहीं है। सैंपलिंग वही होती है, थोड़ी सी जानकारी लेकर के हम पूरे समूह के बारे में, पूरे संस्था के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उसी को सैंपलिंग कहते हैं। कम चीजों को लेकर के बड़ी जानकारी देना। निदर्शन के प्रमुख प्रकार, दैव निदर्शन, प्रोबेबिलिटी रैंडम, रैंडम सैंपलिंग कहते हैं।
इसमें समूह के हर सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। इसमें शोधकर्ता की पसंद का कोई स्थान नहीं होता। लॉटरी विधि अगली होती है, लॉटरी विधि, पर्ची डाल करके नाम चुनना होता है इसमें। कार्ड विधि, कार्डों को फेंट करके चुनना होता है, ठीक है। इसके अलावा सविचार निदर्शन, इसमें शोधकर्ता अपनी इच्छा और शोध के उद्देश्य के अनुसार जानबूझ करके विशिष्ट इकाइयों को चुनता है और उसके आधार पर जो है उस इकाइयों को उन इकाइयों पर रिसर्च करता है और पूरी इकाई के बारे में जानकारी बता देता है। ये होता है इस स्तरीकृत निदर्शन। ये क्या होता है? जब समूह बहुत विविध हो, बड़ा हो, तो उसमें पहले छोटे स्तरों जैसे पुरुष महिला अमीर गरीब में बांटा जाता है और फिर हर स्तर के नमूने लिए जाते हैं। यदि बहुत बड़ा हो तो सैंपलिंग करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ऐसे में उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ा सा और बांट ले ताकि उसको पढ़ने में, समझने में और डाटा निकालने में आसानी हो, जानकारी प्राप्त करने में। कोटा निदर्शन, इसमें हर वर्ग के लिए एक निश्चित संख्या तय कर दी जाती है और जब तक वह कोटा पूरा नहीं हो जाता इकाइयां चुनी जाती रहती है, ठीक है। महत्व यह है कि निदर्शन से समय की भारी बचत होती है और बहुत बड़े जनसमूह का अध्ययन कम खर्च में जो है मुमकिन हो जाता है। हमको पूरी जानकारी लेने के लिए हमको ज्यादा समय नहीं लगता है, हम कम चीजों की जानकारी प्राप्त करके बहुत सारी चीजों को बता देते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका निदर्शन या प्रतिचयन विधि या सैंपलिंग विधि। अगला आपका प्रश्न है सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व और सीमाओं की विवेचना कीजिए। देखिए, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो तथ्यों यानी अंकों को एक रूप में इकट्ठा करने, उन्हें व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और उनसे निष्कर्ष निकालने का काम करता है सांख्यिकी। समाजशास्त्र में इसका प्रयोग सामाजिक घटनाओं को अधिक सटीक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सांख्यिकी का महत्व की अगर बात की जाए तो ये तथ्यों का सरलीकरण करता है, तथ्यों को यानी जानकारी को सरल बनाता है। सांख्यिकी के द्वारा तथ्यों को हम सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझ पाते हैं। यह बहुत बड़े और जटिल डेटा को औसत यानी मीन, माध्यिका यानी मीडियन और ग्राफ के जरिए सरल बना देती है, ठीक है। माध्यिका और बहुलक इसी के पार्ट होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की तुलना में सहायक होता है। अंकों के माध्यम से दो अलग अलग क्षेत्रों या समयों की तुलना आसानी से की जा सकती है। जैसे कि 2011 बनाम 2021 की अगर हमको तुलना करनी है तो हम जो है साक्षरता की 2011 में कितने पढ़े लिखे लोग थे और 2021 में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों की तुलना करनी हो तो हम माध्यिका के माध्यम से या फिर हम सेंट्रल टेंडेंसी के मापों के माध्यम से बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा साक्षरता रही, किसमें कम साक्षरता रही और क्यों रही साक्षरता कम, सबको जानकारी बता सकते हैं। शुद्धता भी होती है इसमें। यह शोध को व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव होने से बचाती है और उसे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव बनाती है, यानी कि सरल बनाती है और ये एक प्रकार से सही बनाती है, ठीक है। सही जानकारी देने के लिए जरूरी है ये। नीति निर्धारण, सरकारें बजट और योजनाओं के निर्माण के लिए सांख्यिकी डेटा पर ही आधारित या निर्भर रहती है, ठीक है। सांख्यिकी की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है? देखें, केवल समूहों का अध्ययन, सांख्यिकी किसी एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करती, यह केवल समूहों की बात करती है। केवल संख्यात्मक यानी यह प्रेम, घृणा, ईमानदारी जैसे गुणात्मक पहलुओं को नहीं माप करती है, ये बस केवल मात्रा को मापती है, ठीक है। सांख्यिकी दुरुपयोग की संभावना, डेटा के साथ छेड़छाड़ करके गलत निष्कर्ष भी दिखाए जा सकते हैं। सांख्यिकी सफेद झूठ होती है, कभी कभी तमाम डेटा को, तो इसका एक ये भी दिक्कत आती है। विशेषज्ञता की आवश्यकता, एक आम आदमी बिना सांख्यिकी ज्ञान के डेटा को गलत अर्थ निकाल सकता है, इसीलिए सांख्यिकी के बारे में सांख्यिकी वही व्यक्ति समझ सकता है जो पढ़ा लिखा हो, कोई अनपढ़ व्यक्ति इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता सांख्यिकी का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया, पूरा आपका क्लियर हो गया। आपको अगर पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं 9984 039 139 पर SMS करके आप 5th और 6th सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। 5th एंड 6th सेमेस्टर के लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। तो अभी आपके लिए केवल एक 5th सेमेस्टर का कोर्स लेंगे तो 100 रुपए फीस है, उसमें आपको पीडीएफ नोट्स अभी मिल जाएगा, आपका जो भी पीडीएफ चल रहा है आपका ये मिल जाएगा और भी तमाम सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और केवल 6 वाले ग्रुप में जुड़ना तो 6 वाला फीस भी 100 रुपए ही है। अभी जुड़ जाओगे तो 6 महीने तक आप जुड़े रहोगे और आप इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास सब कुछ आपको मिलती रहेगी, 6 वाले भी, सभी सब्जेक्ट की को करिकुलर के साथ भी। लेकिन जो बच्चे 5th और 6th सेमेस्टर एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, 5th और 6th का एक साथ जुड़ते हैं, दोनों सेमेस्टर का एक साथ जुड़ने पर आपके लिए 200 रुपए फीस न लग करके आपकी 9 वर्ष के, चूंकि नया साल चल रहा है तो 150 रुपए फीस में आपके लिए 5वां और 6वां सेमेस्टर सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को जुड़ना जुड़ सकते हैं मात्र 150 रुपए फीस में। ये फीस आप कैसे भेजेंगे? जैसे आप SMS करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक QR कोड भेज जाएगा, उसी QR कोड स्कैनर पर आपको मात्र 150 रुपए फीस जमा करके
यानी आपको बताया जाएगा कि आप 5th और 6th दोनों का जुड़ना चाहते हैं, आप बताइएगा तो आपके लिए 150 वाला कोर्स आप फीस जमा कर दीजिएगा इसके अंदर पर। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कोई घर में चलाता हो, कोई आसपास का हो, जमा करवा सकते हैं। हाँ, ध्यान रखें उसी नंबर से एसएमएस करना है जिससे आपको जुड़ना हो, यानी कि जो नंबर आपको ग्रुप में जुड़वाना हो उसी से एसएमएस कीजिएगा। गर्ल्स बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई इसमें वो नहीं होता है। आराम से आप जुड़िएगा और आपकी बार और व्यवस्था के साथ चीजें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।